दोस्तों, कल प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया और उसमें जो विमेन रिजर्वेशन नारी वंदन अधिनियम जो लाना चाहती थी सरकार लोकसभा में, क्योंकि वो फेल हो गया था, तो उस पर उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और बताया कि भाई जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में, इवन उनका नाम तक ले दिया कि इन लोगों के होने की वजह से ये जो 33% मिलने वाला था विमेन को, वो नहीं हुआ। तो इसकी जो निटिग्रिटीज हैं उसको समझेंगे, सरकार कैसे उसे लिंक करके लाई थी कि उसके साथ साथ वो डीलिमिटेशन का जो बिल है उसको भी लाई थी, और उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया था कि 2011 के सेंसस को इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो जब अमित शाह से किसी ने बोला कि भाई 50% होना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दो ताकि इक्वालिटी बनी रहे उन्हीं सीटों पे, तो उस पर भी अमित शाह ने कहा कि भाई 1 घंटे का टाइम दे दो तो हम ठीक कर लाएंगे उसको, 1 घंटे में अमेंड करके तो फिर पास करवा देना। उस पर जवाब सामने से आया नहीं। ठीक है, तो कल जो एड्रेस था उसकी हम बात करेंगे, उस पर डेरेक ओब्रायन या राहुल गांधी जी या जो भी लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, और अब कैसे बीजेपी इसको पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल करेगी। जैसे बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे राम मंदिर बनाना है और आर्टिकल 370 हटाना है, तो बहुत लंबे टाइम तक वो इस पॉलिटिकल जो एनर्जी थी इसके थ्रू वो आगे कैरी करती थी। बने वो बहुत बाद में जाके, क्योंकि जैसे आर्टिकल 370 2019 में जाके हुआ, लेकिन इशू वो 1990 से चल रहा था। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज में इसमें और बताऊंगा कि डीलिमिटेशन जो है वो साउथ वर्सेस नॉर्थ के प्रपोर्शन है। ऑल्दो मैं एक वीडियो जो पहले बनाई है उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया था वो, लेकिन एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि डीलिमिटेशन जो बिल था सरकार उसे अभी भी पास करवा सकती थी, लेकिन विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ जो सारा इशू या लाइमलाइट है वो बेसिकली विमेन रिजर्वेशन बिल पे ही रखनी है। ठीक है तो कल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेशन के नाम पे जो एड्रेस आया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो अभी तो पास नहीं हुआ है, अभी हमारी उतनी क्षमता नहीं है। क्षमता मतलब यानी कि सीटें नहीं है हमारे पास उतनी, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए था, 298 इनको मिले और 230 विरोध में पड़ गए, और चाहिए टोटल कितने थे? 352, 352 उतने नहीं मिले। तो जब वोट, और यानी कि जब उतनी सीटें सरकार के पास होंगी तो सरकार उसे आगे करेगी। इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, मतलब उन्हें हटाएंगे, और एक पॉलिटिकल मतलब एक कैंपेन चलेगा इसके नाम पे। और आपने जगह जगह पे ये देखा ही होगा कि भाजपा के सांसद हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पे इसी बात को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि पास नहीं हुआ तो अब एक लेवरेज लेंगे वो दूसरे पार्टी जिन्होंने उसे संसद में बेसिकली सपोर्ट नहीं किया था, कि विमेन रिजर्वेशन को लाना ही है। और गवर्नमेंट को उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, मतलब सॉरी ऑपोजिशन पार्टीज को उनका नाम लेके भी क्रिटिसाइज किया। अब जैसे डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के हैं, उन्होंने बोला कि भाई विमेन का जो रिजर्वेशन बिल था वो तो बहाना था, लाना तो बेसिकली डीलिमिटेशन था, कि सरकार डीलिमिटेशन लेके आना चाहती है। ठीक है, इसके बाद जो जयराम रमेश हैं उनकी बात करें तो उन्होंने भी यही बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने देश के नाम पे तो एड्रेस दिया, लेकिन वो देश के नाम पे कम और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ज्यादा था कि वो पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो बात करेंगे ही, प्राइम मिनिस्टर भी तो किसी पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, कि वो नॉन पार्टीसन एड्रेस, ताकि जो नेशनल रिजॉल्व बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस आए। और एक पैथेटिक है, ये काफी पॉलिमिकल अटैक है और नेशनल एड्रेस नहीं है बेसिकली। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला कि 66% वोट उनके पास में नहीं है, लेकिन 100% जो विमेन है वो उनका सपोर्ट करती हैं इस बिल में, और इसी चीज को लेके अब पूरे देश में बीजेपी जाने वाली है कि हम भाई हमारे पास आज नंबर ना हो, लेकिन हम अपनी फाइट जारी रखेंगे जब तक नंबर ना आ जाए। दूसरा उन्होंने वो भी बोला कि कांग्रेस कैसे एंटी रिफॉर्म पार्टी है, यानी कि मतलब 21वीं सदी में जब विमेन रिजर्वेशन को पुश किया जा रहा है, जैसे कि रवांडा है, निकारागुआ है, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, कहीं पे 50%, कहीं पे 30%, मतलब जो कि डेवलपिंग स्टेट्स भी नहीं है उतने कंपैरेटिवली, तो वो तक विमेन रिप्रेजेंटेशन को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन कांग्रेस को एंटी रिफॉर्म, कि भाई रिफॉर्म होना कितना जरूरी है उस बात को लेकर, कि भाई हर्डल्स लाती है। और इसके अलावा उन्होंने एक जो बोला कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, क्योंकि होगा क्या कि जब 33% रिजर्वेशन आएगा तो ऑलरेडी जो बने हुए सेटअप लोग हैं, जो पिछले 40 साल से किसी पार्टी में है, कोई 50 साल, कोई 100 साल से पूरी लेगेसी कैरी कर रहा है, उनकी डायनेस्टी पॉलिटिक्स में तो खतरा आएगा। इवन एक इंपॉर्टेंट बात जो अपोजिशन ने बोली कि भाई ऐसा करो, जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उनमें ही तुम ले आओ रिजर्वेशन को,
यानी कि जो 543 सीटें हैं उनमें ही 33% दे दो। मतलब मैं गारंटी से बोल सकता हूं इस पे कि पहले तो कोई नहीं लाएगा नहीं इस बिल को, ठीक है। ऑल्दो एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है शायद डीएमके की तरफ से, मैं श्योर नहीं हूं, शायद है उनकी तरफ से कुछ ऐसा, पास ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही पास होना होता तो वुमेन रिजर्वेशन 40 साल से बात चल रही है संसद में, कभी पास नहीं हुआ। और 2010 में तो राज्यसभा से कांग्रेस ने पास करवाया भी था, लेकिन लोकसभा में कभी आया ही नहीं वो बिल, ठीक है। तो कोई भी पार्टी 543 में तो कभी नहीं करने वाली है, क्योंकि 180 या 181 सीटें जो 33% के हिसाब से बैठेंगी। अब तुम खुद सोचो विमेन रिप्रेजेंटेशन का जो इंडिया में 10 से 14-15 के आसपास ही रहता है, उतना बड़ा जो गैप आएगा तो उसमें जो ऑलरेडी जमे हुए पॉलिटिशियन है वो कौन छोड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑपोजिशन भी अपने हिसाब से अपने दांव पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा था, इसमें कुछ नया नहीं, क्योंकि ये पहले वीडियो में और एक मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको ये बता चुका, ठीक है। अब देखो डीलिमिटेशन का कि अगर परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, कि अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर लगाएं तो ये जो ब्लू वाले स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये वो स्टेट्स हैं जहां इनको फायदा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि हम 1 वोट 1 वैल्यू की बात करते हैं, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगी तो एमपी बढ़ेंगे, और जो रेड वाले या हल्के रेड वाले दिख रहे होंगे वो घटेंगे। जैसे केरला में -8 हो जाएगा, तमिलनाडु में -11 हो जाएगा, बंगाल में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो साउथ का जो शेयर है बेसिकली वो 24.3 से घट के आ जाएगा 20.7% पे, जबकि जो हिंदी हार्टलैंड की हम बात करते हैं, जो नदन में 4-5 बड़े स्टेट्स हैं और 2 छोटे, वहां पे 38% से हट के आ जाएगा 43% पे, ठीक है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी ये बहुत बड़ी चिंता है, जबकि 50% का ऑप्शन था उनके पास, संसद में शायद अवेल किया जा सकता था, पर किसी ने इसको किया नहीं, और परसेंटेज इंक्रीज है वो होगा। इससे बेहतर इमेज है हमारी ये वाली, उस पर हम इस पे आएंगे। देखो ये है सारा गेम असल में, कि जैसे ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे सीटें काफी तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी, और ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे सीटें घट जाएंगी। और ये मैं किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं, 2011 के सेंसस के हिसाब से। जैसे अगर आप ये देखो, यूपी में 80 सीटें हैं हमारे पास में, ठीक है। तो प्रपोर्शन कितना है सीट्स का यहाँ पे 14.7, और अगर 2011 का सेंसस अगर इस्तेमाल करें तो सीट हो जाएंगी 140, यानी कि परसेंटेज बढ़ जाएगा 16.5, यानी कि 1.7% बढ़ जाएगा इसका। सिमिलरली बिहार हो, राजस्थान हो, अगर बिहार की बात करें तो 40 थी, 73 हो जाएंगी, 7.4 से 8.6, जो प्रोपोर्शनल मतलब जो प्रपोर्शन है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो इनके लिए बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इन स्टेट्स का बढ़ जाएगा। जो लूजर होंगे उसमें तमिलनाडु, ये 39 पे है, 51 पे आ जाएगा, और नुकसान कितने का होगा 1.2 का। ये जो नुकसान हो रहा है परसेंटेज वाइज, आपको ऐसा लगेगा कि सीटें तो बढ़ रही हैं, सीट बढ़ जाएंगी क्योंकि पॉपुलेशन सबकी बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ सेम नहीं है। कहीं पे ग्रोथ ज्यादा है तो ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, ग्रोथ कम है तो उसके हिसाब की सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। और अब जादू की बात यह है कि अगर हम जो 50% वाला जो रिप्रेजेंटेशन सरकार लेके आ रही है उसमें कुछ वो नहीं था, सबका जो प्रपोर्शन था, चेंज इन प्रपोर्शन वो सेम ही रहता, कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें था कि यूपी में 80 प्लस 50% कर दोगे तो 40 हो गई, यानी कि 120। बिहार की 40 है तो यानी 50% और बढ़ गए तो हो जाती है 60, यानी कि ये 60 बढ़ती 73 की जगह पे, ये 120 होती 140 की जगह पे। वहीं तमिलनाडु 39 से सीधा पहुंच जाता 59, ठीक है, 51 अभी है। उसी तरह से केरला आपका पहुंच जाता 20 से 30 पे 10 बढ़ाने के बाद, लेकिन अभी सेंसस के हिसाब से गए तो 23 पे पहुंचेगा। अब देखो जादू की बात है, सर देखो 2001 में फ्रीज किया था, और उससे पहले 1976 में इंदिरा गांधी ने फ्रीज किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल था, नेशनल मतलब जो पॉलिटिक्स थी, उसमें उनको ये आइडिया लगते जा रहा था कि नॉर्थ में उनका इंपैक्ट कम हो रहा है। वो बाद में देखा भी कि 77 के बाद चुनाव हुए तो वो हार भी गई, और मेजर रीजन था वो था नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे फिक्स किया, और उसके बाद फिर सरकारें कोएलिशन का दौर आया, तो रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से सेंसस के हिसाब से कभी बढ़ाई नहीं। तो अब जादू की बात यह कि 2026 में वो खत्म हो रहा है, जो फ्रीज किया था सीट्स को वो 2026 में खत्म हो जाएगा। सरकार क्या कर सकती है, जो कि मेरा मानना है, काफी लोगों का मानना है वैसे तो कि भाई देखो 2026 में खत्म हो जाएंगी, मतलब ये 543 की बात देता है, डीलिमिटेशन फिर से होगा। सेंसस उसमें कौन सा इस्तेमाल होगा? देखो अगर 2011 सेंसस को सरकार इस्तेमाल कर ले, ठीक है, तो सीटें तो फिर भी भाई 850 पहुंचा देंगे,
लेकिन रिप्रेजेंटेशन फिर इस रेशियो में होगा। आज ये ऑप्शन था कि 50% के हिसाब से जाओ तो सबको इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ एमपी बढ़ जाएंगे हर जगह से। सेंसस क्यों आधार बनाना चाहिए, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि भाई देखो कि जो लोग हैं, मतलब जो पीपल हैं, अब कहीं पे 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक एमपी है, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कहीं पे 25 लाख 26 लाख तक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन खुश तो कर देता है सबको, उसमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल भी जाता है, लेकिन जो हम बात करते हैं 1 वोट 1 वैल्यू की, वो कॉम्प्रोमाइज होता है अगर हम 50% के हिसाब से बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ पीपल है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है ना कि भाई एक वोट की वैल्यू एक के बराबर है, प्रधानमंत्री दे, राष्ट्रपति दे, मैं दूं, या कहीं का भी आदमी दे। उस केस में क्या होगा कि जो कोई साउथ के स्टेट्स हैं उनके एक वोट की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएगी, 1.5, 1.4, 1.3 के हिसाब से हो जाएगी, जो आज की स्थिति है। तो दो टसल बेसिकली चल रहे हैं, और सरकार इसी पे अपना मतलब अब घड़ित लगाएगी कि पहले तो वो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि जो ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि 298 मिले, एनडीए के थे 292, यानी कि 5 या 6 लोगों ने लगभग क्रॉस ओवर वोटिंग करी है। तो सरकार इसे एक इमोशनल इशू बनाएगी और पूरे देश में इसको लेके जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कैपिटल है आज के टाइम में। और आज के टाइम में जैसे बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव है, विमेन वोटर एक तो ज्यादा वोट करता है, ज्यादा प्रोपोर्शन में वोट करता है कंपेयर टू मैन, और उनको अलग से तुम्हें टारगेट करना पड़ता है कि अगर तुम्हें उनके वोट चाहिए तो स्पेसिफिकली उनके इश्यूज होने चाहिए, यानी कि एक इमोशनल कार्ड भी है, ठीक है। ठीक है, तो एक इमोशनल कार्ड भी है जो बीजेपी अब आगे लेके जाने वाली। पर्सपेक्टिव ये होगा कि भाई हम तो लाना चाहते थे, लेकिन जो अपोजिशन है उसने ही इसे लाने नहीं दिया। इसका बहुत एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब लोग ये नहीं याद रखेंगे कि डीलिमिटेशन था, उसकी वजह से ये नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो नहीं हुआ था। तो जो नैरेटिव है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखो कि लोकसभा में मतलब ऐसा 12 साल में पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि बीजेपी का कोई बिल गिर गया, मतलब जो चाहते थे वो गिर गया है, फर्स्ट टाइम जो लॉस इनको हुई है, ठीक है, पहली बार। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीजेपी को पता नहीं होगा, भाई 2/3 मेजोरिटी तुम्हारे पास थी ही नहीं, बिल तो गिरना ही था। तो एक सोचा समझा ये प्लान भी है, जो आगे आने वाले जो फ्यूचर इलेक्शंस होंगे उनमें इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से होगा, ठीक है। और इसी वजह से जो पूरा का पूरा जो अपोजिशन है वो अब असल में ट्रैप में जाएगा इसमें, क्योंकि देखो इलेक्शन में क्या है ना, नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है। नैरेटिव जो जीतेगा वो इलेक्शन जीतेगा, ठीक है। और एक लास्ट में कि भले ही सरकार आज हार गई है, ठीक है, मतलब लोकसभा में भले उसकी हार हुई है, लेकिन नैरेटिव में वो नहीं हारेगी, नैरेटिव आगे बढ़ेगा। ये क्यों जरूरी है? देखो बीजेपी क्या करती थी, जैसे पहले आर्टिकल 370 है, इसको लेके चलती थी, फिर एक टाइम पे इसको हटा दिया, J&K से हटा दिया, इन द सेंस इसके जो प्रोविजंस थे उनको हटा दिया, ये तो वैसे जिंदा ही है। राम मंदिर इतना बड़ा इशू था, ठीक है, वो भी बन गया, भगवान राम का मंदिर, ठीक है, जरूरी भी था। तो राम मंदिर बन गया। इस तरह के इशू जो सॉल्व हुए, तो जब सॉल्व तो इश्यूज हो गए, तो आगे आने वाले फ्यूचर में कौन से वो इश्यूज होंगे जिन पे बीजेपी अब मतलब राइड करेगी, आगे बढ़ेगी उन इशू है। तो पहला इशू बन गया है विमेन रिजर्वेशन का, एक और पॉइंट, ठीक है। बाकी वो 2026 के बाद जब 2027 आएगा तो आर्टिकल 81 किक इन होगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन फिर से बैठेगा, तो हो सकता है ये मुद्दा अब लगातार बार बार चर्चा में आते रहेगा। यानी कि बीजेपी ने अब इंश्योर कर दिया है कि देखो विमेन रिजर्वेशन तो पास होकर रहेगा, और जब भी बिल आएगा या इसको पास नहीं हो पाने देंगे तो इसका ब्लेम जाएगा सीधा ऑपोजिशन की पार्टीज पे, और जब ये पास होगा तो सारा क्रेडिट जाएगा बीजेपी को एंड ऑफ द डे। तो सारा जो नैरेटिव वॉरफेयर है, या वॉरफेयर नहीं, गेमिंग बोले अगर पॉलिटिक्स में, जो इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वहां बीजेपी ने मतलब अपने कदम सही से मतलब चल दिए उनके हिसाब से। ऑपोजिशन के अपने आर्ग्यूमेंट्स में 50% का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सब बढ़ाओ, क्योंकि हमने तो गुड गवर्नेंस करी है, पॉपुलेशन हमारी उतनी बड़ी नहीं, तो पनिशमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के इस पे क्या कमेंट है वो जरूर करिएगा, अपने ओपिनियन दीजिए, पर्सपेक्टिव बताइए अपना।